अपने एलसीआर कंप्लीट कर लिया था। एलसीआर के सभी जो फेजर डायग्राम था, ग्राफिकल वेरिएशन था, स्पेशल केसेस थे, सब कुछ कंप्लीट। अब एलसीआर के साथ साथ हमारे पार्ट्स उनके दो दो पेयर के अंदर भी क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर आपको फेजर डायग्राम आ गया तो फेजर डायग्राम से ही आगे काम करेंगे सारे। तो एसी सर्किट कंटेनिंग एलआर सर्किट, एक एलआर सर्किट होगी, एक सीआर सर्किट होगी और एक एलसी, मतलब जिसमें क्या होगा यहाँ पे इंडक्टर और रेजिस्टर। तो जिसमें एक इंडक्टर होगा, एक रेजिस्टर होगा जिसकी इंडक्टेंस एल है, रेजिस्टेंस आर है। ये एसी सोर्स के साथ हम उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताएं इसका फेजर डायग्राम क्या बनेगा। और फेजर डायग्राम बनाने के बाद में जैसे कि कल बताया था कि मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज है VL, इसके अक्रॉस वोल्टेज VR, ठीक है। हो सकता है वो RMS हो सकता है वो पीक वैल्यू हो। तो VL प्लस VR इज नॉट इक्वल टू E। इन दोनों का अलजेब्रिक सम, मैक्सिमम वैल्यू का सम या RMS वैल्यू का सम कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको? निकालेंगे वेक्टर फॉर्मूले से, क्योंकि इसके अंदर कौन आगे होता है, EMF आगे होता है करंट से। इसमें दोनों में फेज डिफरेंस 0 होता है। तो आंसर वही देंगे भाई, इनका अलजेब्रिक सम इसके इक्वल क्यों नहीं होता? बिकॉज इन विच, इन दोनों केस में द वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इन सेम फेज, ठीक है। तो भाई देखो क्या बनेगा, तो उसका फेजर डायग्राम बनाओगे सेम कलर वाले तरह, लेकिन अब 3 नहीं ओनली 2 है। तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। तो सबसे पहले आप क्या दिखाते हो, करंट को। लेट करंट मान लेते हैं पहले यहाँ पे, लेट I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि वोल्टेज हमें निकालनी है ना कि नेट वोल्टेज कितनी आएगी, तो करंट लेके चलना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो करंट को हमने ये करंट ये बना दिया, ये हो गया करंट और करंट की पीक वैल्यू। और करंट का फेज कितना है, एक्स के साथ होता है फेज, दिस इज ओमेगा टी, ठीक है। अब 2 केस है, एक तो आर के अलोंग, तो आर के अलोंग तो क्या होगा बेटा, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। तो इसी के अलोंग ही वोल्टेज अक्रॉस आर आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस आर। तो वी आर इतना हो गया, ठीक है। ये क्या है करंट और ये हो जाएगा वी आर का, दोनों हो गए एक साथ। चलो भाई दूसरा एल के लिए क्या होगा, एल के केस में वोल्टेज आगे होती है करंट से। तो इस करंट से आपको वोल्टेज आगे शो करनी है, कितना आगे शो करनी है, π/2, फेज डिफरेंस π/2 का होता है। तो VL इससे π/2 आगे बढ़ाओगे, दिस इज इक्वल टू VL, ठीक है। ये इससे π/2 आगे, ठीक है। अब हमारे पास बस 2 ही तो है, एक है VL और एक है VR। आपको इन दोनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट। इन दोनों क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वही यूजिंग पैरेललोग्राम। आप इसके पैरेलल यहां लाइन खींच दें, थोड़ा छोटा कर लो उसके बाद, क्योंकि यहां आ जाएगा सीधे रिजल्टेंट इसका ना। तो आप VL का इस VL से VR के पैरेलल खींच दो लाइन, जो कि VR की इक्वल होनी चाहिए, और VR से VL के पैरेलल खींच दो लाइन, जो कि VL की इक्वल होनी चाहिए। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या दिखाएगा, इनका डायगोनल, इनका रिजल्टेंट हो गया। और रिजल्टेंट क्या होता है, E नॉट, क्योंकि ये अगर मैक्सिमम है ये भी मैक्सिमम है, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, मैक्सिमम। और इस मैक्सिमम का VR के साथ हम एक मांगते आए हैं फेज, दिस इज इक्वल टू 5। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है करंट की इक्वेशन है आई नोट साइन ओमेगा टी। आप सीधे वोल्टेज की इक्वेशन बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। यहाँ पे जो ई नोट है वो इस आई नोट से कितना आगे है, 5 आगे है। और एक्स एक्सिस से टोटल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 5। तो ई की जो इक्वेशन क्या बनेगी आपको अपने आप पता चल गया होगा, ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5 बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो पहले नेट वोल्टेज निकाल दे, कितनी बनेगी वी आर और वीएल से। नेट वोल्टेज दिस इज इक्वल टू वही ई नोट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वीएल स्क्वायर।
ठीक है, कल वैल्यू आपकी लिखवा रखी है मैंने सेम ही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम उसमें लिख चुके हैं, याद होगा मेरे ख्याल से। वी आर होता है आई नोट आर, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दे। वी एल होता है आई नोट एक्सएल, ओम्स लाए आई आर, तो ये होगा स्क्वायर, दोनों में कॉमन होगा आई नोट स्क्वायर, मैं कॉमन लेके नीचे लिया हूं, यहां से कॉमन लिया डिवाइड कर दिया, यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ई नोट बाय आई नोट क्या कहलाता है रेजिस्टेंस, लेकिन जब दो है तो ना रेजिस्टेंस होगा ना एक्सएल होगा, क्या नाम देगा उसको इम्पीडेंस, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो यहां से इम्पीडेंस कितना आएगा Z, this is equal to R square plus XL square and under root। और L और R के केस में फाई कितना होगा, ये फेज कितना आएगा फाई, तो अगर tan फाई निकाल दो तो tan फाई क्या बनेगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है VL, बेस क्या है VR, तो tan फाई हो जाएगा VL बाय VR। अगर वोल्टेज दे रखी है तो यहां से भी हम फेज निकाल सकते हैं कि फाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स VL बाय VR, ठीक है। और अगर VL VR नहीं पता, रेजिस्टेंस पता है, उसको रेजिस्टेंस के टर्म में कन्वर्ट कर दो, और फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये क्या कहलाएगा VL कितना होता है आई नोट XL, VR क्या होता है आई नोट R, आई नोट से आई नोट कैंसिल, क्या बचेगा XL बाई R। तो फेज हम इससे भी निकाल सकते हैं, दैट इज टेंजेंट इनवर्स XL डिवाइड बाई R, ये आ गया फेज, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, एक हमारा इंपीडेंस का हमारे सेकंड नाम दे दो, और ये आ जाएगी, ठीक है। और आप यहाँ पे E की इक्वेशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे E क्या होगा आगे, तो EMF लीड्स टू, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लेगा, तो मैं ऊपर लिख दूं इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। तो अगर हमने L का किला, C का, R का अच्छे से पढ़ा है, फिर LCR किया, तो ये आपके सामने बहुत आसान है अब, ठीक है। तो उसमें आप लिखोगे यहाँ पे वोल्टेज जो हमारे पास आएगी, मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। voltage leads to current by a phase of phi, ठीक है। तो E जो आएगी वो आ जाएगी E नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी बेटा, नंबर इक्वेशन 4। ये बिल्कुल आप देख लो, आसान है मुश्किल है जैसा भी है आपके सामने है, ठीक है, नोट करो उसको। इसके बाद सेम ऐसे ही हम निकालेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग CR, कैपेसिटेंस होगा और रेजिस्टेंस होगा, मिटा दें, चलो। इसके बाद आ जाता है CR, सेम ही इक्वेशन लेके चलेंगे हम, फेजर डायग्राम बनाएंगे हम, तो पहले डायग्राम दिखा दो उसमें बना के, भाई कैपेसिटेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, C और R, AC सोर्स हो गया, ठीक है। ये डायग्राम इतना जरूरी नहीं है, ना भी बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो कोई जरूरी नहीं है, जरूरी है फेजर डायग्राम, क्योंकि फेजर डायग्राम से इसका डेरिवेशन होता है, ठीक है। तो फेजर डायग्राम देखो इसका, वही x एक्सिस y एक्सिस, पहले क्या दिखाओगे करंट शो करोगे, ये करंट हो गया I नोट,
एक्स के साथ एंगल हो गया ओमेगा टी। ठीक है, रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे तो वोल्टेज इधर ही होगी, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस जो होती है वो क्या होती है, पीछे होती है। किससे? करंट से। इस करंट से पीछे होती है। कितना पीछे? π/2। तो पीछे पीछे कहां होगा? यहाँ पे 90 डिग्री का डिफरेंस लिखा है, तो उसमें ये आ जाएगा VC। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ये लेग्स बिहाइंड है, कितने एंगल का डिफरेंस है? π/2 का। ठीक है भाई, अब आपको रिजल्टेंट किसका निकालना है? VR का और VC का। तो VR और VC का रिजल्टेंट किससे? वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो इसके पैरेलल यहां से लाइन खींच दें, इसके पैरेलल यहां से लाइन खींच दें, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा इनका डायगोनल। दिस इज E नोट। ठीक है, और VR के साथ फेज दिखाते आए हम, तो VR के साथ इसका फेज भी दिखा दो E नोट का। कितना फेज? 5 फेज। बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा? नेट वोल्टेज हमारे पास E नोट है यहाँ पे, यानी E नोट स्क्वायर किसके इक्वल? VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो सभी। E नोट स्क्वायर ये होता है I नोट और R, तो ये स्क्वायर हो गया। IC VC क्या होता है? I नोट XC, तो ये स्क्वायर हो गया। दोनों में I नोट कॉमन आ जाएगा, सीधा डिवाइड कर देता हूं, I नोट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस क्या बचेगा? X स्क्वायर। ठीक है, E नोट स्क्वायर बाई I नोट स्क्वायर। E नोट बाई I नोट क्या होता है? रेजिस्टेंस। लेकिन दो है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंपीडेंस। तो ये बन जाएगा Z स्क्वायर। तो Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। इंपीडेंस का डेरिवेशन निकालते आए हैं, तो इसका स्क्वायर हटाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो ये आ जाएगा इंपीडेंस। ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद जब आपके पास R हो और C हो, तो उसके बीच का फेज का डिफरेंस निकालना है। तो tan phi निकालोगे। tan phi किसके साथ दे रखा है मैंने? VR के साथ दे रखा है। अगर इसके साथ होता तो फिर परपेंडिकुलर होता है क्या? VR। ठीक है, और बेस हमारे पास आता है VC। लेकिन अब क्या होगा? या अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने ये क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन है? VC, और बेस क्या होगा? VR। तो यहाँ पे जो tan phi हो जाएगा वो हो जाएगा VC बाई VR। तो इस बात से कंफ्यूज मत होना। आप जरूर नहीं कि आप फेज फाई यहाँ लिखें, आप फेज फाई को यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि अगर ये अल्फा है तो अल्फा इज आल्सो ए फेज। ठीक है, तो tan अल्फा क्या बनेगा? अगर आप इसमें पूछो यहाँ पे, तो tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? VR, बेस क्या है? VC। तो ये बन जाएगा अल्फा इज आल्सो फेज, ये भी फेज ही है। तो यहां से हमारे पास फाई जो आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स VC बाई VR। ठीक है, एक तो ये हो गया। या फिर इसको हम करंट की टर्म में, उसको रेजिस्टेंस की टर्म में लिखें, तो ये क्या बन जाएगा? फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स VC क्या होता है? I नोट XC। VR क्या होता है? I नोट R। ये वो कैंसिल, तो जो फाई आ गया वो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स XC डिवाइड बाई R। नंबर 4। ठीक है, अब आप बताओ, इसमें करंट है यहाँ, वोल्टेज क्या है? पीछे। देखो से पीछे है, कितना पीछे है? 5 फेज पीछे है। क्लियर? तो आप क्या कहोगे यहाँ पे कि जो वोल्टेज है वो लेग्स बिहाइंड है करंट से। कितना लेग्स बिहाइंड है, कितना पीछे है? 5 फेज पीछे है। तो आप बताओ ये एंगल कितना बन जाएगा? ये वाला जो एंगल बनेगा कितना बन जाएगा? 5 माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। हो गया? चलो, क्या लिखोगे? वोल्टेज
lags behind to current by a phase of कितना 5। तो यहां से आप लिखोगे E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5 फेज पीछे है तो -5 कर दो, 5 फेज आगे हो तो +5 कर दो। इसकी इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, आप अगर अकेले पेपर में ऐसा आता है कि आप ये करके दिखाएं तो आप ऐसे करना पूरा का पूरा, नहीं तो एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको, एक फॉर्मूला याद रखना है, उस फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले अपने आप निकल जाएंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल यूज के लिए तो। ठीक है, लेकिन जब डेरिवेशन आते हैं अगर ये आगे पेपर में यही तो ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। उसके बाद लास्ट बच गया एसी सर्किट कंटेनिंग एलसी सर्किट, जिसमें एल होगा और सी होगा। जिसमें एल और सी। ठीक है, तो अब बढ़ाए, इसमें करंट ना रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, फेजर डायग्राम बनाए। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। सबसे पहले करंट को शो करोगे, ये हो गया करंट आई नोट। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने दो हैं एल और सी, और आपको पता है एल में और सी में दोनों में जो वोल्टेज में डिफरेंस होता है वो कितने का होता है 180 का। ऐसे है ना भाई, वोल्टेज अक्रॉस एल तो से आगे आएगी और वोल्टेज अक्रॉस सी इससे पीछे आएगी, तो वही कंडीशन माननी पड़ेगी यहाँ पे कि लेट यहाँ या तो VL ज्यादा होगा VC से या फिर VC ज्यादा होगा VL से। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस तो आगे होगी उससे, किससे, करंट से, π/2, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस इससे पीछे होगी। ठीक है, एक सेकंड बेटा, तो बेटा फेजर डायग्राम देखो सामने, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज अक्रॉस एल तो क्या होगा, करंट से π/2 आगे होगा, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस करंट से π/2 पीछे होगा। इसमें VL का मैग्नीट्यूड मैंने ज्यादा मानना है किससे, VC से, तो उसको छोटा बना दो। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगी, VL अपोजिट VC से, तो सीधा सा VL में से VC माइनस कर दें, वो रिजल्टेंट हो गया। तो उसका रिजल्टेंट किस किलो में आएगा, VL किलो में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, इतना माइनस इसमें करोगे तो ये बचेगा, मान लो हमारे पास रिजल्टेंट इन बस, और ये कितना होगा, दिस इज VL माइनस VC नेट वोल्टेज। तो ये नहीं कि हम जो डेरिवेशंस का रेजिस्टेंस का कर रहे हैं बेटा, न्यूमेरिकल स्टार्ट क्वेश्चन स्टार्ट यहीं से हो जाता है कि आपके पास दो वोल्टेज हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया आपको मैं कि क्या इन दोनों का अलजेब्रिक सम VL प्लस VC इज इक्वल टू E आएगा, आएगा कभी भी नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, VL माइनस VC करना पड़ेगा, तब आएगा E के इक्वल। समझ गए, तो ये किससे पता चला, क्योंकि दोनों आपस में आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज का मतलब एक दूसरे से 180 डिग्री का फेज का डिफरेंस है इन दोनों में। तो 180 डिग्री का जो फेज का डिफरेंस होता है, तो वेक्टर में आप कैसे करते हो कि एक इधर, दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, आपस में घटाएंगे ना कि ऐड करेंगे। लेकिन अलजेब्रिक समय तो ऐड होता है, तो ऐड करने से कभी आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ओनली एंड ओनली ड्यू टू वेक्टर एडिशन। तो भाई अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, वोल्टेज पता चलेगा। अब रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, नेट कितना बनेगा, तो V इज इक्वल टू V या E नोट, एक बात है, इसको आप E नोट लिखे क्योंकि नेट वोल्टेज हमने E नोट लिखते हैं यहाँ पे, तो E नोट ही लिखे। कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू I नोट XL, ये हो जाएगा I नोट XC, दोनों में से I नोट कॉमन आएगा, डिवाइड कर देंगे, ये हो गया E नोट बाई I नोट, क्या बचेगा XL माइनस XC, E नोट बाई I नोट क्या हो जाएगा Z, दिस इज इंपीडेंस,
एंड दिस इज इक्वल टू XL माइनस XC। लेकिन आप इसको Z ना बोल के, Z तो होता है इंपीडेंस, ये क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस में से रिएक्टेंस जाएगा तो रिएक्टेंस लिखें आप। तो मैं इसको ले जाता हूं यहाँ पे आप सामने कि ये क्या है नेट रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस का नाम मैंने X दे दिया। ठीक है भाई, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये इसका रिजल्टेंट निकाल दिया वोल्टेज का और ये रेजिस्टेंस का। और यहाँ आपको फेज साफ साफ दिख ही रहा है, VL एंड VC के बीच में जो फेज का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन VL एंड VC इज पाई। पाई का फेज का डिफरेंस इन दोनों में। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट सभी केसेस, L अकेला, C अकेला, R अकेला, LCR इन सीरीज, फिर LR, फिर CR और फिर LC। ठीक है, तो ये जो पेयर है और जो सिंगल सिंगल है वो आप अकेले एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूं जो हमने LCR किया था उससे, इसको बताता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका जल्दी से। हमने एक फॉर्मूला बनाया था बस LCR इन सीरीज का, वही याद रख ले बस, लिखना मत, समझा रहा बस होंगे आप इसको बस कि Z हमने किया था इन LCR इन सीरीज का, वो Z था R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर एंड अंडर रूट, और फाई था टेंजेंट इनवर्स XL माइनस XC डिवाइड बाय R। ये क्या था LCR इन सीरीज के अंदर। आप इससे सबको सभी फॉर्मूले याद कर सकते हो अकेले इस फॉर्मूले से। जब सर्किट में अकेला कौन होगा, R होगा, तो अकेला R हो गया, ये दोनों जीरो हो गए, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, R के हो गया। ठीक है, अकेला C हो गया तो अकेला C कौन होगा, XC XC, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, ZN किसके इक्वल आ जाएगा, XC इक्वल। तो कोई भी कंपोनेंट अकेला होगा तो उसके अंदर वही वैल्यू हो जाएंगी। अब पेयर का ले लें, सर्किट हमने लिखी LR फॉर LR सर्किट, तो LR सर्किट के लिए क्या करेंगे आप, LR में XL होगा और R होगा, C नहीं होगा, C नहीं होगा तो रिएक्टेंस भी नहीं होगा XC, तो यहाँ पे जो Z हो जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर और अंडर रूट। और ये क्या नहीं है, C नहीं है, तो जो फाई हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स XL बाय R। फिर हमने कहा था कि अगर मान लो हमारे पास सर्किट कौन सी है, CR सर्किट है, तो CR सर्किट में क्या नहीं होगा, L नहीं होगा, L नहीं होगा तो इसको जीरो कर दे, तो हमारे पास जो Z बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर और अंडर रूट। और फाई क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स XC बाय R। सेम ऐसे ही आप क्या करोगे, LC के लिए करोगे, LC सर्किट के लिए, LC के लिए कौन कौन होंगे, ये दोनों होगा, R नहीं होगा तो ये होगा जीरो। अब XL माइनस XC का क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, और स्क्वायर के ऊपर क्या है अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वो Z किसके इक्वल है, XL माइनस XC का, लेकिन Z ना लिख के उसको क्या नाम लिख दे, X लिख दे, ये आ गया XL माइनस XC, ये तो आया था। सेम ऐसे ही हमारे पास भाई इसका फेज आएगा, ये है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे LC सर्किट के लिए तो ओनली बस ये हमारे पास सही बातें आ जाएगी, निकल के आ जाए सारे में। ठीक है, ये नहीं होगा उसमें, ओनली आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स XL माइनस XC, ये जीरो होगा तो उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट का यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, फेज नहीं निकालेंगे, बस यहाँ फेज ओनली क्या निकालेंगे, VL और VC का जो कि पाई का है बस। तो ये केस खत्म, इतना सा काम था, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ओनली ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये अकेला और एक ये फेज का, इससे सभी आपके सिंगल सिंगल या डबल डबल जो भी पेयर था वो सभी यहां से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनके क्वेश्चंस करना, इनके न्यूमेरिकल निकालना, आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को निकालना अच्छे से। एक बार मैं एक बार एक क्वेश्चन करा देता हूं, तरह की आप इसमें करना बाद में, बार मिटा बेटा मैं इसको, एक सेकंड रुकिए बेटा।
कौन सी सर्किट है? आरसी सर्किट है, जिसमें इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 200, कैपेसिटेंस दे रखा है 15 माइक्रोफैराड। हमें से पहला जो पार्ट निकालना वो निकालना है करंट, दूसरा पार्ट निकालना है आरएमएस वोल्टेज, आर के क्रॉस पी, सी के क्रॉस पी। फिर वही क्वेश्चन लगाता इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, क्या इक्वल आएगा, क्या ज्यादा आएगा, कम आएगा, और अगर कम या ज्यादा आ रहा है, इफ यस अगर ज्यादा है तो उस पहले को सुलझाए वो कैसे क्या है, क्यों आया ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे करंट। सर्किट कौन सी है? आरसी सर्किट है। तो सबसे पहले आरसी सर्किट का क्या निकालना पड़ेगा? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ आरसी सर्किट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंपीडेंस, एल आर का। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ आरसी सर्किट लिखिए, नहीं समझे। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ऐसे कितने पार्ट वो सब कर सकते हैं आप, 2 का हो 3 का हो जाए, मैंने 2 लिया, हो सकता है तीनों भी है इसके अंदर। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ आरसी सर्किट, तो नेट रेजिस्टेंस को नाम आप क्या देते हो? जेड, एंड जेड क्या होगा बेटा? दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर और अंडर रूट, ऐसे तो निकालते हैं। ठीक है, अब आपके पास आर तो है 200 ओम, आपके पास एक्सी है क्या? नहीं है। आपके पास सी है, एक्सी नहीं है, दिस इज इक्वल टू सी, कैपेसिटेंस है। तो एक्सी कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो भाई, आर है, एक्सी फाइंड करना है, तो एक्सी, एक्सी क्या होती थी? एक्सी होती है 1 बाई ओमेगा सी। ठीक है, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्वल टू 2 पाई न्यू और इनटू में सी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये है 50 हर्ट्ज। अगर यहाँ पे होता रेडियन पर सेकंड, अगर ये होती रेडियन पर सेकंड तो ये होती ओमेगा, लेकिन अगर ये हर्ट्ज है तो ये क्या है? न्यू। ये ध्यान रखें। तो वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे सभी, तो ये आ जाएगा 1/2 पाई की वैल्यू पुट करो, रखो ये, इसको पाई को पाई में रह सकते, छोड़ सकते हो आप उसको। ठीक है, जो आपका मन करे वैसे कर सकते हो आप उसको। न्यूज की फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज और सी उसकी कैपेसिटेंस होगी, कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी है? 15 माइक्रोफैराड। इसको चेंज करोगे आप तो ये आ जाएगी 15 इंटू 10 टू पावर -6, दिस इज इक्वल टू एक्सी। ये एक्सी की वैल्यू आएगी। आप इस एक्सी की वैल्यू कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन करेंगे आप खुद अपने आप। यहां से क्या निकल के आएगा? जेड। ठीक है, आप आर की वैल्यू पुट करेंगे 200 ओम, एक्सी की वैल्यू ये है, ये पुट करोगे यहाँ पे, क्या वैल्यू आ जाएगी? जेड की। मैं आपको बताता हूँ तरीका निकालने का बस होंगे। उसके बाद क्या निकालना है हमें? उसके बाद हमें निकालना है करंट। तो नेट करंट कितना होगा सर्किट में? अब बताओ ये क्या है? 220 वोल्ट। जब वो गिवन होता है, मैंने बताया था जो भी वोल्टेज यहाँ गिवन होती है ना, वो आरएमएस होती है हमेशा। करंट भी गिवन होता है वो आरएमएस होता है हमेशा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो दिस इज रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ये आरएमएस वोल्टेज है। तो अगर ये आरएमएस वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया, तो हमारा करंट भी कौन सा आएगा? आरएमएस करंट आएगा। तो यहां से नेट करंट कौन सा? आरएमएस करंट, आरएमएस करंट। तो आईआरएमएस कितना कहलाएगा? वीआरएमएस और डिवाइड बाई जेड। अरे V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो करंट क्या होता है? नेट वोल्टेज डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस। तो आपके सामने नेट वोल्टेज है, नेट वोल्टेज कितनी है? नेट वोल्टेज है 220। जेड हमारे पास ये रहा, ये वैल्यू निकालोगे ये आ जाएगी। ये आईआरएमएस वोल्टेज करंट आ जाएगा, एम्पियर में करंट आ गया। ये हो गया आईआरएमएस। आईआरएमएस के बाद क्या करोगे? उसके बाद निकालना आपको आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस आर एंड सी। वोल्टेज अक्रॉस आर कितनी है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी। तो आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस आर, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस आर, तो वो वी आरएमएस जो होगा वो क्या कहलाएगा? V इक्वल टू आई आर। तो I इंटू आर, आर के अक्रॉस है तो आर लिख दोगे, लेकिन ये अगर आरएमएस है तो ये भी क्या होगी? आरएमएस। लेकिन अगर मान लो उसने यहां पे निकलवाया होता पीक वैल्यू ऑफ करंट, अगर उसने आरएमएस के बजाय लिखा होता है कि पीक वैल्यू ऑफ करंट निकाले, तो आप क्या करोगे?
सबसे पहले निकालेंगे तो आरएमएस ही, आईआरएमएस निकाल दिया। फिर पीक निकालने के लिए क्या करते हो, पीक का फॉर्मूला ये होता है, याद होगा आपको कि IRMS इज इक्वल टू आई नोट बाई रूट टू। तो आई नोट इज द पीक वैल्यू, तो आई नोट निकालेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, रूट टू से। तो जो आपका यहाँ पे IRMS आ गया ना, उस IRMS को रूट टू से मल्टीप्लाई कर देना, उसकी पीक वैल्यू ऑफ करंट आ जाती। फिर जैसे हम यहाँ पे क्या निकाले, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस आर, तो आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस आर निकाला तो VRMS इक्वल टू IRMS इंटू आर। तो यहां से IRMS की वैल्यू बता देता हूं, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो आता है इसका 291.5, ठीक है, सोल्व करोगे सर। और करंट इसका आ जाएगा 0.755, क्या आ गया करंट। उसके बाद इस तरीके से आप जो वोल्टेज निकालोगे अक्रॉस आर, वो वोल्टेज की हमारे पास आ जाएगी 151 वोल्ट, 151 वोल्ट। फिर ऐसे सेम आप क्या निकालोगे, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस सी, तो वोल्टेज अक्रॉस सी निकालेंगे तो VRMS अक्रॉस सी, इसके लिखोगे VRMS अक्रॉस आर, ये VRMS अक्रॉस सी, वो कितनी कहलाएगी, I इंटू XC, तो IRMS इंटू XC, IRMS कितनी है, ये है, ठीक है। और इसको XC आपने यहां से निकाली है, ये XC की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो जो VC हमारे पास आ जाएगी, ये VC है 160.3, 160.3 वोल्ट, ठीक है। इनकी भी पीक वैल्यू निकालनी होती तो इसकी पीक वैल्यू कितनी होती है, रूट टू से मल्टीप्लाई कर देना। इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, रूट टू से मल्टीप्लाई कर देना। अगर पीक पूछे तो, आरएमएस पूछे तो हमने निकाल दिया। अब आ जाओ नंबर थर्ड पे, क्या इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज। इनका अलजेब्रिक सम सीधा जोड़ करो, तो जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 6 और 5 11, और 2 और 1 3, तो 300 कितना बनेगा 11, ये तो 311.3 वोल्ट बनेंगे, समझ गए ना। तो लेकिन है कितना ये 220, आंसर का कितना आया 311, तो इसका वो सही है ना कि इनका अलजेब्रिक सम मोर देन है ना, यस है बिल्कुल। तो फिर इसका आंसर लिखे भाई, यस हाँ। अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम हमारे पास आ जाएगा VL ना सॉरी VR और VC का ये, एंड दिस इज मोर देन सोर्स वोल्टेज, ये सोर्स वोल्टेज से ज्यादा है। तो ऐसा क्यों, तो आप लिखोगे बिकॉज current and voltage are not in same phase. So we cannot find net voltage by algebraic sum. नेट वोल्टेज बाय अलजेब्रिक सम, हम अलजेब्रिक सम से कभी नेट वोल्टेज फाइंड नहीं कर सकते। तो नेट वोल्टेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था बताओ, देखा नेट वोल्टेज अक्रॉस आर और सी के लिए हमने कैसा निकाला था, और नेट वोल्टेज का फॉर्मूला लिखा भाई V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर एंड अंडर रूट, याद होगा ना, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगाओ स्क्वायर आ जाएगा भाई। इसको अगर ये आरएमएस है, ये आरएमएस है, तो ये आरएमएस है। अगर ये पीक निकाले, ये पीक निकाले, तो ये भी पीक ही आएगी। हमने डेरिवेशन में क्या लिखा था, ई नोट, ये पीक था, तो ये भी हमने पीक ही लिखा था, आई नोट आर, ये भी तो पीक ही लिखा था हमने, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसके आरएमएस निकालोगे या पीक निकालोगे, तो पीक निकालो सबको रूट टू से मल्टीप्लाई, इसको भी करोगे, रूट टू से इसको भी करोगे, रूट टू से इसको भी करोगे, तो कट जाएगा अपने आप को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अब यहां से आप क्या निकालेंगे, इसकी आरएमएस वोल्टेज, नेट वोल्टेज, तो किस तरीके से निकालोगे, इससे निकालोगे, तो अपने आप तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट कितना आएगा 220। तो यहाँ पे V जो आ जाएगा वो VR का स्क्वायर, VR स्क्वायर क्या है, ये रहा
प्लस VC स्क्वायर ये रहा, और उसका जब अंडर रूट करोगे तो दिस इज इक्वल टू आएगा 220 वोल्ट। इसका मतलब हम कभी भी अलजेब्रिक सम नहीं करेंगे, वेक्टर एडिशन उसको सोल्व करेंगे। तो अगर यहाँ मैंने RC करवा दिया, हो सकता है पेपर में यहाँ पे LR सर्किट होती, हो सकता है यहाँ पे LC सर्किट होती, हो सकता है तीनों भी होते, तो सभी में निकालना ऐसे ही पड़ेगा, सबका तरीका एक ही निकालना, ठीक है। अगर एक और होता R यहाँ पे L होता तो XL, और XL क्या होता है L ओमेगा, तो ओमेगा कन्वर्ट करोगे 2 पाई न्यू में, तो उस XL के लिए आप क्या फाइंड करोगे, L ओमेगा L इंटू 2 पाई न्यू, न्यू दे रखा है तो XL भी फाइंड हो जाएगा। तो XL और XC को आपको दोबारा से सोल्व करनी पड़ेगी, चीज निकालनी पड़ेगी, R तो दे ही रखा है, तो न्यूमेरिकल्स की जरूर प्रैक्टिस करें आज बैठ के, ठीक है। जितना काम कर लियो बहुत है आज के लिए। न्यूमेरिकल जरूर निकालना, बिना न्यूमेरिकल्स ये आप में ऐसे सर्किट का किया है वो सब बेकार है। न्यूमेरिकल निकालोगे तब पता चलेगा कि हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो कैसे क्या किए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।